अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर 1 to 12 हम डिस्कस कर चुके हैं विद एसोसिएशंस। आप प्लेलिस्ट पे जाके वन बाय वन उसको कर सकते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो हमने ये पीरियड बताना है किस पीरियड में। तो ये उमैया पीरियड था, अब्बासी था या उमैया था। तो उमैया जो पीरियड चल रहा था उसमें सिंध को मोहम्मद बिन कासम ने कंकर्ड किया। और मोहम्मद बिन कासम ने बेसिकली ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इंडिया पे इन्वेड किया। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इन्वेड किया इंडिया पे। और इसने राजा दाहिर को शिकस्त दी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसने शिकस्त किसको दी। सिंध पे जब हमला किया तो राजा दाहिर को शिकस्त की। और ये हमला कब हुआ? ये 711 में हमला हुआ। इस चीज़ के हवाले से आपको पता होना चाहिए। बाकी मोहम्मद बिन कासम हिजाज बिन यूसुफ का भतीजा था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासम हिजाज बिन यूसुफ से इसका जो रिश्ता था वो भतीजा था। और बाकी उसका सन इन ला भी था। हिजाज बिन यूसुफ का एक तो ये भतीजा था, दूसरा सन इन ला था। ये पैदा कब होते हैं? ये 31 दिसंबर 695 को ये पैदा होते हैं जी। जो इनकी बॉर्न है वो 31 दिसंबर 695 है। बाकी बिन कासम पोर्ट जो है उसका अगर ओल्ड नेम आपसे पूछा जाए बिन कासम पोर्ट का, तो ओल्ड नेम जो है वो हम आपको पता होना चाहिए। ओल्ड नेम बिन कासम पोर्ट वो पिपरी था। ठीक है, ओल्ड नेम बिन कासम पोर्ट वो क्या है? वो पिपरी है। उसके अलावा हम अगर ये देखें कि ब्रिटिश ने सिंध को कब कब कंकर्ड किया था, तो जो ब्रिटिश ने कंकर्ड किया वो 1843 में किया है। ब्रिटिश कंकर्ड कब किया है? तो ये 1843 में ब्रिटिश ने कंकर्ड किया है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो कंकर्ड जो करने वाले थे उसको जो हेड कर रहे थे वो कौन थे? वो सर चार्ल्स। तो सर चार्ल्स जेम्स नेपियर थे। जो कंकड़ में जो इनके हेड थे वो कौन थे? सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। यानी इनकी सरबराही में ब्रिटिश ने सिंध को कंकड़ किया। और कब कंकड़ किया? 1843 में कंकड़ किया। और मोहम्मद बिन कासम के बाद जो सिंध का गवर्नर बना वो कौन बना? मोहम्मद बिन कासम के बाद यानी सेकंड गवर्नर ऑफ सिंध, तो ये हबीब इब्ने मुअल्लिब जो था ये गवर्नर बना सिंध का। मोहम्मद बिन कासम के बाद अगर हम देखें तो हबीब इब्ने मुअल्लिम है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर हमला किया तो उस वक्त उमैया का जो हुक्मरान था, उमैया खलीफा था, वो कौन था? तो हमने उमैया के जो खलीफा थे वो कौन थे, वो आपने देखना है। तो वो कौन थे जी? वो अब्दुल मालिक बिन मरवान थे। ठीक है, उमैया के जो खलीफा थे वो अब्दुल मालिक बिन मरवान, उस वक्त उनकी हुक्मरानी थी। उस वक्त मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पे हमला किया था। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तो वो मुस्लिम होना चाहिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सदर की उम्र रखी गई थी तो वो 40 ईयर्स 40 साल तक जो है उम्र रखी गई थी। अब के जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये 45 ईयर्स एज है। ठीक है, 45 ईयर्स 45 साल जो है वो एज रखी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है 1956 के अकॉर्डिंग वो क्या है? 40 साल एज थी। और जो सिकंदर मिर्ज़ा इस आइन के तहत पहले सदर बने थे। ठीक है, पहले जो प्रेसिडेंट बने वो सिकंदर मिर्ज़ा पहले सदर बने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो बाकी 19 और उर्दू और बंगाली, ठीक है, उर्दू और बंगाली को इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ठीक है, सरकारी जबान जो थी वो उर्दू और बंगाली थी 1956 में। और 1973 में उर्दू जो है वो सरकारी जबान है। और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने इस आइन को जो है, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने इस आइन को ख़त्म किया। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने ही आइन को क्या किया? एब्रोगेट किया। और इसके अगर हम आर्टिकल देखें तो 234 आर्टिकल्स इसमें है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट अकर्ड इन विच ईयर। तो समझौता जो एक्सप्रेस बम ब्लास्ट है वो कब हुआ? तो ये फेब 2007 को हुआ। ठीक है, और ये दीवाना पानीपत के करीब ही, वहां से इंडिया से जो ट्रेन निकल रही थी वो तो नियर ये दीवाना। और दीवाना कहाँ है? ये पानीपत में है। वहाँ ही ये अटैक हुआ और ये मतलब बम ब्लास्ट जो है वो हुआ। और बाकी इसमें जो डेथ्स हैं, जो ऑफिशियल डेथ्स हैं वो
70 डेथ्स हुई थी और 50 इंजर्ड थे। इंजर्ड जो थे वो 50 थे, और अगर डेथ्स आप देखें तो वो 70 थी। बाकी श्रीनगर से जो मुजफ्फराबाद बस सर्विस है वो कब लॉन्च की गई? श्रीनगर से श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। तो वो श्रीनगर से जो मुजफ्फराबाद बस सर्विस है, तो वो है जी 7 अप्रैल 2005। 7 अप्रैल 2005 को श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जो है वो बस सर्विस को लॉन्च किया गया, सरकारी तौर पर जो लॉन्च हुई थी 7 अप्रैल 2005, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हेल्प पाकिस्तान बिल्ड JF-17 थंडर। तो जो JF-17 थंडर है वो किस कंट्री ने? तो चाइना ने हेल्प की। ठीक है। और एयरफोर्स में जो JF-17 थंडर की जो इंडक्शन हुई है वो किस साल हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2000 फरवरी 2010 में, ठीक है, फेब 2010 में ये जो है इंडक्शन हुई थी JF-17 थंडर की। और बाकी इसकी जो डिटेल है JF-17 थंडर की वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो आप विजिट कर सकते हैं और इस चीज़ों को देख सकते हैं। हर चीज़ के कब बना, कैसे बना, और कब किस किस ने हेल्प की, कब ये प्लांट लगा, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफ PIA वाज टेकन ऑन। तो जो PIA की जो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है वो कब हुई? तो ये PIA की अगर फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट हम देखें तो ये 1 फेब 1955 को है। और ये बेसिकली है कराची और लंदन। ठीक है, कराची एंड लंदन। कराची से ये लंदन की तरफ थी, और जो इसने रूट इख्तियार किया था वो कायरो। ठीक है, इसका जो स्टॉप था वो कायरो था, वाया कायरो, मतलब इजिप्ट से होती हुई गई थी। बाकी अगर हम PIA का ओल्ड नेम देखें, ठीक है, PIA का अगर आप ओल्ड नेम देखें तो वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो PIA का ओल्ड नेम जो है वो ओरिएंट एयरवेज है। ठीक है, ओरिएंट एयरवेज था ओल्ड नेम PIA का। और फिर ये PIA बना बाद में जाके। अगर हम ओरिएंट एयरवेज को देखें तो ये कब इस्टेब्लिश हुई? तो ये 29 ऑफ अक्टूबर 1946 को ये मतलब बनी, फाउंडेड अगर इसका देखें तो ये 29 ऑफ अक्टूबर 1946। लेकिन जो शिफ्टेड ऑपरेशन की है पाकिस्तान में इसने, तो ये 1947 में की है। ठीक है, शिफ्टेड ऑपरेशन पाकिस्तान की है तो वो 1947 में, शिफ्टेड ऑपरेशन इन पाकिस्तान, तो ये 1947 में इसने पाकिस्तान में ऑपरेशन जो शिफ्ट की है वो 1947 में है। और ये फाउंडेड कब हुई है? वो 29 ऑफ अक्टूबर 1946 को ये जो है ये फाउंडेड हुई है। ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए PIA के हवाले से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ये तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी वो लंदन से, कराची से लंदन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग was established in 1906 which city was decided to be its headquarter। तो जो हेडक्वार्टर कौन सी सिटी डिसाइड किया गया? वो लखनऊ था। मुस्लिम लीग कब बनी? वो 30 दिसंबर 1906 को फॉर्म हुई मुस्लिम लीग। इसके फाउंडर अगर हम देखें तो वो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। ठीक है, अगर हम इसके फाउंडर देखें, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इसके फाउंडर थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने सर आगा खान, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बाकी जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ वो 29 दिसंबर 1907 को हुआ। और कहाँ हुआ? कराची में इसका फर्स्ट सेशन हुआ। और उसकी जो सदारत कर रहे थे फर्स्ट सेशन की वो आदम जी पीर भाई कर रहे थे। तो ये चीज़ें इसके हवाले से पता होना चाहिए। बाकी मुस्लिम लीग की डिटेल जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उस पर और डिटेल हर चीज़ किसने बनाई, कितने मेंबर्स थे, कहाँ बनी, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। आप फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरल लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो ये ड्यूरल लाइन कब बनी जी? ये 1893 को ड्यूरल लाइन बनी। और ड्यूरल लाइन ये बेसिकली एग्रीमेंट था किस किस के दरमियान? ये सर हेनरी मैरी टाइम ड्यूरर जो इसके फाउंडर थे। ठीक है, सर हेनरी और मैरी टाइमर ड्यूरंड। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान की तरफ से थे वो अब्दुर्रहमान खान थे। ठीक है, अब्दुर्रहमान खान जो उसके वक्त के बादशाह थे, अब्दुर्रहमान खान अफगानिस्तान की तरफ से। और इधर से सर हेनरी मैरी टाइम ड्यूरंड थे। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के दरमियान। और ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? ये काबुल में हुआ। और ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ ये कब हुआ? ये 12 नवंबर 1893 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, काबुल में।
और जो लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन है जो अभी करंटली 2020 के सर्वे के रिसेंट जो पाकिस्तान का 2020 का जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन है वो 2611 किलोमीटर है। तो पुरानी 2430 वो अब आपने नहीं याद रखनी, बल्कि ये 2611 किलोमीटर न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो आपने याद रखनी है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परवेज मुशर्रफ रिटर्न फ्रॉम विच कंट्री व्हेन ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ किस मुल्क से वापस आ रहा था कि उसने फिर मार्शल लॉ इम्पोज किया? तो ये श्रीलंका से जी वापस आ रहा था जनरल साहब। और मार्शल लॉ इम्पोज कब हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ की हुकूमत को टप्पल किया गया, और ये 12 अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। ठीक है। तो और मुशर्रफ साहब जी एज अ प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे? 2001 से 2008 तक, अगस्त 17 अगस्त 2008 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज लखनऊ रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। तो जो रिकैप्चर्ड किया गया ब्रिटिश फोर्सेस की मदद से वो 1858 में, मार्च 1858 में लखनऊ को क्या किया गया? रिकैप्चर्ड किया गया मार्च 1858 में। बाकी जो इंडिपेंडेंस वार है वो कब वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी मेरठ से। ये आपको पता होना चाहिए, 10 मई 1857 मेरठ से। बाकी ये रिकैप्चर्ड पहले एक दफ़ा कैप्चर किया गया और लेकिन वो दोबारा वापस हो गया लखनऊ। और जब रिकैप्चर का अगर आपसे पूछे तो वो मार्च 1858 है। और बाकायदा जो ये एंड हुई है वार वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो 1 नवंबर 1858 को ऑफिशियली तौर पे, और ब्रिटिश के मतलब क्वींस की प्रोक्लेमेशन के तहत ब्रिटिश के अंडर जो है सब कॉन्टिनेंट चला गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी दौर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइडेड जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द कंपनी एंड द क्राउन विद द गवर्नमेंट होल्डिंग द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये कौन सा एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉइंट गवर्नमेंट में ब्रिटिश इंडिया में देता है? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें मतलब लाई गई? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। ठीक है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस एक्ट के तहत। अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने मेंबर्स थे इसके? 6 मेंबर्स थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल को रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस कर दिया गवर्नर जनरल की काउंसिल को 3 मेंबर्स तक। गवर्नर जनरल काउंसिल ये 3 मेंबर्स तक रिड्यूस हो गई थी, 3 मेंबर्स तक। एक तो ये दो चीज़ें इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बाकी मदारस एंड बम्बई को जो प्रेसिडेंसीज थी वो कहाँ चली गई? वो सब ऑर्डिनेट हो गई किसकी? बंगाल की। ठीक है, बनारस और जो बम्बई की प्रेसिडेंसीज हैं, बनारस एंड बम्बई, तो ये प्रेसिडेंसीज किसके सबऑर्डिनेट हुई? बंगाल की। ये आपको इस एक्ट के तहत चीज़ें लाई गई। ठीक है, बंगाल में बंगाल की प्रेसिडेंसी में ये सबऑर्डिनेट होगी। बाकी जो एक इम्पोर्टेंट इसके तहत हुआ कि कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया। ठीक है, कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया, और कलकत्ता जी इसके तहत ये कैपिटल बन गया। फिर ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के दौर में जो कलकत्ता जो है वो क्या होगा? कलकत्ता से फिर दोबारा दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो 1911 में हुआ, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसमें कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ। तो इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और इनके दो टेनोर ये पीएम रह चुकी हैं। ठीक है, जो पीएम रह चुकी हैं इनके दो टेनोर हैं इंडिया में। एक 1966 से लेके टू 1977 तक ये इंडिया की पीएम रही हैं। अगर दूसरी हम देखें तो वो 1980 से लेके टिल हर असैसिनेशन 1984 तक ये पीएम रही हैं। तो इनकी जो असैसिनेशन होती है वो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी असैसिनेशन हो जाती है इंदिरा गांधी साहिबा की। बाकी जो इनकी असैसिनेट करते हैं वो इनके अपने ही बॉडी गार्ड होते हैं। एक सतवंत सिंह है। ठीक है, सतवंत सिंह। और जो मेन जिनका रोल है बॉडी गार्ड का, और दूसरे जो बॉडी गार्ड साथ थे वो बीर सिंह थे। तो ये इन दोनों बॉडीगार्ड ने असैसिनेट किया, अपने उनके बॉडीगार्ड थे। और इसके बाद आपको देखा जा सकता है हिस्ट्री में कि सिखों का खुलेआम कत्ल स्टार्ट हो गया इंडिया में। तो ये 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इनकी असैसिनेशन हुई।
पीएम। और ये किन की बेटी थी? ये जी जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू किसके बेटे थे? ये मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट किसने दी? वो मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट के बदले में 14 पॉइंट्स किसने दिए? वो कायदे आजम ने दिए। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट कब भाई? वो 1928 में आई। तो ये चीज़ें इस हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन मार्च 1920 गांधी स्टार्टेड। तो गांधी ने मार्च 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो पहले जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई वो 1919 में अली ब्रदर की तरफ से, यानी मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जो इनके मेन लीडर समझे जाते हैं। और इसी की सपोर्ट में 1920 में गांधी साहब ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? 1920 में स्टार्ट होती है। अब ये चीज़ें अगर आप देखें, और जो खिलाफत मूवमेंट थी वो 1922 पे एंड हुई थी। और खलीफा का जो टर्की में रूल एंड हुआ था वो 1924 में हुआ था। तो ये डिफरेंस आपने इसमें रखना है। तो इधर से आपको ये भी पता चल रहा है कि खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई। तो वो मार्च 1920 में। किसने स्टार्ट की? गांधी ने स्टार्ट की। तो ये इस तरह क्वेश्चन से भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। द कैबिनेट मिशन 1946 कंसिस्टेड ऑफ। तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, वो कितने मेंबर्स पे था? तो ये जी 3 मेंबर्स था कैबिनेट मिशन जो 1946 था। इसमें टोटल पॉइंट्स कितने डिस्कस किए गए? तो 24 पॉइंट्स डिस्कस किए गए ओवरऑल। तो ये क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के पीएम थे, उन्होंने इस मिशन को अनाउंस किया। और ये जो 3 मेंबर्स का मिशन था, जो क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के पीएम थे उस वक्त, दी देन पीएम थे। और ये कब तक पीएम थे ब्रिटिश के? 1945 से 1951 इन्होंने कैबिनेट मिशन का ऐलान किया। और इसके बाद कौन से ये 3 मेंबर्स थे? इनके जो हेड थे वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे वो इनकी हेड कर रहे थे। और बाकी इनके साथ जो थे वो कौन कौन थे? सर लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस थे। और अलेक्जेंडर, ये 2 बंदे साथ और थे। तो टोटल जो थे वो 3 बंदे थे जो कैबिनेट मिशन की हेल्ड मतलब नुमाइंदगी कर रहे थे। और जो इनके हेड अगर हम देखें तो वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स की मौजूदगी में था। ठीक है। इसी तरह जो साइमन कमीशन था वो 7 मेंबर्स पे था। और क्लेमेंट एटली उनमें एक मेंबर थे। साइमन कमीशन जो इंडिया में कब पहुंचा? वो 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन जो अनाउंस हो गया था वो 1927 में ही अनाउंस हो गया था। तो ये चीज़ें इस हवाले से आपको पता होनी चाहिए। और कैबिनेट मिशन नाइन कब आया? कंसिस्टेड ऑफ 3 मेंबर्स और 1946। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल आफ्टर डैश ईयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 साल के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया। और उस वक्त ये कब हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी अनलमेंट उसकी कब हुई? तो वो 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। हुई किसके दौर में? लॉर्ड कुर्जन। ठीक है। ये करने वाले थे। और जो 1911 में, और उसमें जो लॉर्ड थे वसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग अगर हम टिनोर देखें तो वो 1910 से लेके 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग रहे हैं। लॉर्ड कुर्जन 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कुर्जन रहे हैं। और 1911 में ही क्या हुआ? कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट हुआ। कैपिटल जो शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली की जानब। कैपिटल जो हुआ वो कलकत्ता से, फ्राम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये चीज़ें हुई जी। इसमें 1911 में ये कैपिटल शिफ्ट हुआ। बाकी 6 साल के बाद जो है वो ये चीज़ क्लियर हुई। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट वो सिकंदर मिर्जा ही थे। हमारे अडी भी इनकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो फर्स्ट गवर्नर जनरल साहब थे जी वो मोहम्मद अली जिन्ना काजी आजम साहब थे। सेकंड अगर हम देखें वो सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, ये सेकंड है। और थर्ड अगर आप देखें तो वो सर गुलाम मोहम्मद है। और फोर्थ और लास्ट गवर्नर जनरल वो सर सिकंदर मिर्जा है। और जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है गवर्नर जनरल का वो भी सर सिकंदर मिर्जा है। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो भी सर सिकंदर मिर्जा ही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट ऑन। तो ये कब ब्रॉडकास्ट किया गया? तो ये 13 अगस्त 1954 को नेशनल एंथम जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया। और ये कंपोज कब किया गया जी? अगर हम इसकी बकायदा कंपोजिशन देखें तो कंपोज हुआ 1949 में। और ये किसने किया? अहमद गुलाम अली छागला ने इसको कंपोज किया। ठीक है।
अहमद गुलाम अली, ये छागला साहब ने इसको कंपोज किया। अगर हम ये देखें, बाकी इसको लिरिक्स इसकी जो लिखी गई वो किसने लिखी, तो लिरिक्स अगर हम इसकी देखें तो वो हफीज जलंधरी साहब ने लिखी थी जी, हफीज जलंधरी। और लिरिक्स कब लिखी गई, 1952 में लिरिक्स इसकी लिखी गई। और जो ये नेशनल एंथम है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया नेशनल एंथम। अगर हम देखें इसकी लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज इसकी पर्शियन थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऑफिशियली जो अडॉप्टेड हुआ, पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया इसको, वो 1954 है। ऑफिशियली जो अडॉप्टेड हुआ वो 1954 है। बाकी इसको नेशनल एंथम जो री रिकॉर्डेड हुआ, एक तो रिकॉर्ड होता है, दोबारा जो रिकॉर्ड हुआ है वो 68 ईयर्स बाद, अभी ये 75th इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान पे ये रिकॉर्ड हुआ लास्ट ईयर ही। बाकी ये फर्स्ट जो प्ले हुआ था नेशनल एंथम, वो किसके सामने हुआ, फर्स्ट जो प्ले हुआ वो रज़ा शाह पहलवी हैं, ईरान के जो शाह ऑफ ईरान थे रज़ा शाह पहलवी, उनके सामने ये फर्स्ट प्ले हुआ। बाकी अगर हम देखें तो अहमद शाह रुश्दी ने इसको जो रिकॉर्ड करने वाले थे, अहमद शाह रुश्दी थे। जो 1954 में जो रिकॉर्ड हुआ वो अहमद शाह रुश्दी ने रिकॉर्ड किया, ठीक है। बाकी इसके लाइंस देखें नेशनल एंथम में तो 15 लाइंस हैं। तो अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें नेशनल एंथम की कि ये कितने ड्यूरेशन इसकी क्या है जो इसकी रिकॉर्डिंग हुई, तो वो 80 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की। और जो फर्स्ट प्लेड ऑन रेडियो ये कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट प्लेड ऑन रेडियो। तो फर्स्ट प्लेड ऑन रेडियो अगर हम देखें तो वो है जी 14 अगस्त 1947 को ये रेडियो पे पहली दफ़ा प्ले किया गया, 14 अगस्त 1947 को। तो ये सारी चीज़ें आपको नेशनल एंथम के हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि जमशेद मार्कर डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ, तो ये डिप्लोमेसी में अपने आप को में मतलब उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, अपने आप को मनवाया। और ये एम्बेसडर रह चुके हैं यूएसए में, जमशेद मार्कर। यूएसए में ये जो एम्बेसडर रहे हैं, ये 1986 से लेके 1989 तक ये यूएसए में एम्बेसडर रहे हैं। और यूएनओ में जो ये एम्बेसडर रहे हैं, अगर हम यूएनओ में इनका, वहाँ एम्बेसडर तो नहीं होता, वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो रहे हैं 1990 से लेके 1995 तक, ये यूएनओ में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। इसके अलावा ये एक क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट के ये कमेंट्री भी करते रहे हैं जमशेद मार्कर। और अगर इसके अलावा इनकी पीरियड देखें तो ये 1922 से लेके 2018 में इनकी डेथ हुई है, रिसेंट ही कुछ ईयर्स पहले, और ये कराची में इनकी डेथ हुई है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हु इस्टेब्लिश फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को इस्टेब्लिश किया। और ये कब इस्टेब्लिश हुई, 1972 में। और डिज़ाल्व कब हुई, 1977 में। तो ये 1972 से लेके 1977 तक ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स रही। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु गेव अ प्रपोजल टू फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो ये प्रपोजल किसने दिया था, ये नवाब सलीमुल्लाह खान साहब ने दिया था। और यही फाउंडर हैं फिर ख्वाजा जो सलीमुल्लाह हैं, वो फिर नवाब से ख्वाजा सलीमुल्लाह साहब ये एज अ फाउंडर भी कंसिडर हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग कब बनी, तो ये 30 दिसंबर 1906 को फॉर्म होती है। और ये कहाँ होती है, ये ढाका में। और दूसरा, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खान बनते हैं, इसका फर्स्ट सेशन कराची में होता है 1907 में। और उसकी जो फर्स्ट सेशन की सदारत करते हैं वो आदमजी पीर भाई करते हैं। बाकी मुस्लिम लीग की डिटेल फर्स्ट वीडियो में है, आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, ये बस आपने बताना है कि यहाँ वो सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट कब किस यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये सिंध की जो यूनिवर्सिटी है जाम शोरो, वहाँ ये सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ। ये कराची और जाम शोरो पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो ये जाम शोरो यूनिवर्सिटी में सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द डैश है मोतीलाल नेहरू, तो ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और ये फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया भी बने जवाहरलाल नेहरू। और बाकी देखें तो मोतीलाल नेहरू कौन थे, उन्होंने मतलब जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू ने दी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट 1928 वो ने दी, वो मोतीलाल नेहरू ने दी।
और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उनके बेटे थे। तो बाकी इसके हवाले से डिटेल जो है वो आप विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैन म्यूजिक इन हिज रेजिम। तो कौन से मुगल रूलर थे? तो ये औरंगजेब साहब थे, जो कि सिक्स मुगल रूलर थे। ये सिक्स मुगल रूलर थे औरंगजेब, इन्होंने म्यूजिक को बैन किया। और ये कब से कब? 1658 से 1707 तक ये क्या रहे हैं, इनका टेन्योर रहा। अगर हम फिफ्थ मुगल रूलर देखें, तो फिफ्थ फिफ्थ हमारे मुगल रूलर हैं वो 1628 से, और 1628 से 1658, वो कौन है? वो शाहजहां है। ठीक है, शाहजहां, जिनको खुरम के नाम से, मोहम्मद खुरम के नाम से भी जो असल नाम है उनका, और वैसे जो फेमस है वो शाहजहां है, वैसे मोहम्मद खुरम के नाम से। तो वो 1628 से 1658 तक रहे हैं शाहजहां, वो फिफ्थ थे। और इसी तरह सिक्स जो है वो 1658 से 1707 तक वो औरंगजेब है। और जो फोर्थ है वो जहांगीर थे। इसी तरह थर्ड अकबर, सेकंड हुमायूं और फर्स्ट बाबर थे। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अताश शाह एंड ईशा शमीम आर नोटेबल पोएट्स ऑफ। तो ये बलोची की हैं, बलोची जो लैंग्वेज के ये नोटेबल पोएट्स हैं, मतलब शायर हैं ये दोनों। और इसके साथ एक और फेमस बलोची शायर हैं, वो कौन है? वो मस्त तवक्कली। इनका ताल्लुक भी बलोची शायरी से ही, मस्त तवक्कली का भी है। तो इन दो को छोड़ के वो मस्त तवक्कली का भी पूछ ले आपसे, तो आपने वो भी क्या करना है? बलोची का ही बताना है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि अंडर नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑफ भुट्टो, तो क्या क्या चीज़ें कवर की गई थी, क्या क्या चीज़ें मतलब कंट्रोल की गई थी? तो ओनली मैनेजमेंट वाज नेशनलाइज, एक तो ये हुआ। फाइनेंस को भी कंट्रोल किया गया, ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री को भी कंट्रोल किया गया। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की गई। बाकी हम देखें कि नेशनल पॉलिसी ऑफ जो भुट्टो है वो कब लॉन्च हुई, तो वो 2 जनवरी 1972, यानी 2 जनवरी 1972 को नेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई। और ये किसने लॉन्च की? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लॉन्च हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी को दिया। ठीक है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो 20 दिसंबर 1971 में प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। इसी तरह वो 1973 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और उसके तहत फिर वो 1973 से लेके 1977 तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं। और इनके दौर में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फजल इलाही चौधरी, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान के फिफ्थ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं 1973 से लेकर 1978 तक। उसके बाद अगर हम देखें तो भुट्टो की जो डेथ है वो 1979 में है, अप्रैल 1979 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड कायद आजम बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायद आजम साहब जो है परमानेंट प्रेसिडेंट कब बन गए? वो 1934 में। ओवरऑल जो प्रेसिडेंट कायद आजम साहब रहे हैं मुस्लिम लीग के, वो 34 साल रहे हैं। ठीक है, परमानेंट अगर पूछे तो वो 15 साल ऑलमोस्ट रहे हैं परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, 1934 से टिल हिज डेथ। तो लेकिन अगर ओवरऑल देखें हम, तो वो कितने साल प्रेसिडेंट रहे हैं? वो जी 34 साल जो हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं ओवरऑल मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग इन्होंने कब ज्वाइन की? 1913 में ज्वाइन की। कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? 1906 में ज्वाइन किया। कांग्रेस को लेफ्ट कब किया? 1920 में। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कंबाइंड मेंबर 1913 से 1920 तक रहे। ठीक है, ये चीज़ें आपको इनके हवाले से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी अवार्ड्स ऑफ निशान हैदर वर conferred upon brave पाकिस्तानी soldiers who embarrassed शहादत ड्यूरिंग द 1971 वार। तो हम ये डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ये पांच है। और उन पांच बंदों की डिटेल ऑलरेडी डिस्कस है, आप विजिट करें और देखें डिटेल्स को कि वो कौन कौन पांच बंदे थे। और लेकिन इधर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1971 की वार में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया? तो ये पांच लोग थे 1971 की वार में। इसी तरह 1999 में दो थे। ठीक है, और 1965 में एक थे जिनको निशान हैदर अवार्ड मिला। ओवरऑल निशान हैदर अगर हम देखें तो वो 10 हैं, और साथ कश्मीर पाकिस्तान वो भी इक्वल टू निशान हैदर है, तो फिर वो 11 हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो कौन थे इंडिपेंडेंस के बाद? वो लॉर्ड माउंट बैटन थे। और ये लास्ट वसराय भी रह चुके हैं। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट में जो लास्ट वसराय थे वो भी लॉर्ड माउंट बैटन ही हैं।
और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो भी इंडिया के लॉर्ड माउंट बैटन ही है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन। तो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या है कि ये कब साइन हुई, 1960 में साइन हुई, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये साइन हुई। तीन दरिया पाकिस्तान को, जिसमें इंडस झेलम और ये चनाब वगैरह पाकिस्तान को मिले। इसी तरह सतलुज ब्यास और रावी जो है वो इंडिया के में को मिले। और ये ट्रीटी को ब्रोक करवाने वाला कौन था, वो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को ब्रोक करवाया था। ठीक है, और ये 1960 में मुआहिदा होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, सितंबर 1960 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विच फेमस न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान आल्सो पब्लिश फ्रॉम द यूके। पाकिस्तान का जो फेमस न्यूज़पेपर है, जो यानी उर्दू न्यूज़पेपर आप कह सकते हैं, तो ये वो पब्लिश होता था यूके से। वो जो जंग न्यूज़पेपर है, वो जंग न्यूज़पेपर जो यूके से भी पब्लिश होता है और पाकिस्तान से भी। और ये स्टार्टेड हुआ था दिल्ली से 1939 में। ठीक है, ये 1939 में दिल्ली से इसका स्टार्ट होता है। और इसके जो फाउंडर थे जंग के, वो मीर खलील उर रहमान है। ठीक है, मीर खलील उर रहमान है। और ये 1939 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो वाज द डिसिपल ऑफ। तो ये किसके शागिर्द थे अमीर खुसरो, तो ये हजरत निजामुद्दीन के शागिर्द हैं अमीर खुसरो। और ये फर्स्ट ये ही वाज द पोएट इन कोर्ट ऑफ। तो ये किसकी कोर्ट में पोएट थे, ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये क्या थे, शायर थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो साहब क्या थे, शायर थे। तो फादर ऑफ कवाली भी इनको जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कवाली भी अमीर खुसरो ही हैं। फादर ऑफ कवाली, इन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम फादर ऑफ कवाली को देखें तो वो कौन है, वो अमीर खुसरो ही है। इसके अलावा तुगलक के जो तुगलक नामा है वो किसने लिखा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तुगलक नामा किसने लिखा, तो वो भी अमीर खुसरो ने ही इस बुक को भी लिखा। तो ये एक तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे, शायर थे। बाकी इनके जो ये शागिर्द किनके थे, हजरत निजामुद्दीन के ये शागिर्द थे। बाकी कवाली के जो फादर जाने जाते हैं वो भी अमीर खुसरो ही हैं। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। तो होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आप सबसे यही है कि आज के लिए इतने ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। और अपनी अपनी तैयारी प्रॉपर रखें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।